हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हमें समझनी है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, एक बार उसे हम अच्छे से समझ लें तो फिर टॉपिक को समझना बेहद आसान हो जाएगा। आज हम जिन जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं मैं उन्हें एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि जब हम बात करते हैं, यह बोलते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन शब्द से क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, रूट्स वर्ड हम यूज करते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन का क्या रिलेशन है, ये बातें भी आज ही हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब हम इस टॉपिक के आगे स्टडी करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज हमारी बहुत हेल्प करेंगी, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हम केयरफुली समझेंगे। एक नई चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। क्या मतलब है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, यह जानने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम कब ज्ञात करते हैं, क्यों ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम शामिल करेंगे। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, किसी भी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन इसे हम कब कहें। देखिए, हमने यहाँ जो एफ एक्स काम में लिया है, इफ fx is purely an algebraic polynomial in x, then fx is equal to 0 is called algebraic equation. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम इसकी समझ सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, किस तरह से हम इस प्योरली पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास, मैंने कोई इक्वेशन कंसीडर की 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एफ है ये प्योरली हमारे पास एक अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द algebraic इक्वेशन ऑफ डिग्री n, तो हम किस तरह से लिख पाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर इस fx को इस रूप में, अगर हमारे पास fx आता है a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 और लास्ट में जाकर यहाँ an, तो ये मेरे पास एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री हम n बोल रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन डाल दें, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल के रूप में fx लेने पर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ऑन द अदर हैंड, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसे कहा जाए। हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन उसे मानेंगे जब कभी भी हमारे पास, हमने जो fx काम में लिया है, यह fx कुछ अदर फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन करे। fx कंटेन्स some other functions, such as trigonometrical functions, exponential functions, logarithmic functions, ऐसे फंक्शंस को अगर fx कंटेन करता है तो हम कहते हैं कि जो इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 है,
यह ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो ये बात बेहद आसानी से समझ में आ जाती है। हम कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स के रूप में हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि x के साथ sin x यहाँ पर मुझे मिल गया और इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई, क्योंकि अब यहाँ पॉलिनोमियल के साथ साथ x की पावर्स के साथ साथ एक अदर फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। एक और एग्जांपल हम लेकर के देखें, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स के साथ यहाँ पर माइनस में कोसेक्स है इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये बेहद आसान है, आसानी से समझी जा सकने वाली बात है। एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए सबसे कंपलसरी है फॉर्मेट यह वाली होनी चाहिए, तो उसे हम n डिग्री के एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो फिर जो भी दूसरी फॉर्मेट होगी वो फॉर्मेट ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। इनमें डिफरेंस इजीली समझा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशंस है, दोनों ही प्रकार की इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशन का क्या तात्पर्य है, इनके सॉल्यूशन से हम क्या मीनिंग लगाएं, क्या अर्थ लगाया जाए सॉल्यूशन से, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है, x की जो भी वैल्यू fx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, fx इज इक्वल टू 0 ये मैंने इक्वेशन ली, इसको x की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करती है, तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा और यही रूट सॉल्यूशन कहलाएगा। हम फंक्शन के रूप में जब बात करते हैं तो fx के जीरोस से भी हमारा यही मतलब होता है, fx के जीरोस बोल दें या fx इज इक्वल टू 0 के रूट्स बोल दें या इसको हम सॉल्यूशन बोल दें, सारे रूट्स मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ पर इस पूरी लाइन को पूरी बात को एक लाइन में सम अप कर सकते हैं। देखिए, x इज इक्वल टू अल्फा, ये जो है इसे हम रूट कब कहें, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन fx is equal to 0 if it satisfied the equation। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, f अल्फा इज इक्वल टू 0, x की जगह हम अल्फा लिखें और ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ये लाइन टू साइडेड है, वाइस वर्सा है, मतलब f अल्फा इज इक्वल टू 0 अगर हो रहा हो तो हम उस अल्फा को रूट कहेंगे, और अगर अल्फा अगर रूट है तो फिर निश्चित रूप से f अल्फा की वैल्यू 0 होगी। देखिए, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जब भी हम कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं, किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हम उसे लिखा करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब आप इसका कर्व बनाएंगे, अब माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने 0 किया, या मैं यूं कहूं कि एफ अल्फा की वैल्यू 0 हुई। सोचिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जब हमने x की जगह अल्फा लिखा तो मुझे फंक्शन की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू 0 मिली, यानी कि मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा 0, राइट। ये x की वैल्यू और इस x की वैल्यू पर ये फंक्शन का मान, ये बनेगा कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब विचार कीजिए, ये जो अल्फा कोमा 0 है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट निश्चित रूप से ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, राइट। बेहद आसानी से ये बात समझ में आती है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन थी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई इज इक्वल टू 0, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई इज इक्वल टू 0 का जो मीनिंग है वो मीनिंग एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 होती है। तो जब जब हम किसी भी इक्वेशन का कोई रूट लिखेंगे तो वो एक पॉइंट होगा जो कि एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम ग्राफ बना करके देखें तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक्सिस बना दूं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कोई भी एक कर्व मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक कर्व है और वो इस तरीके से आ रहा है, ये यहाँ से काटते हुए इस तरीके से काट करके निकला, राइट। तो हमें यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मैं बोल दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं अल्फा 1, 0, राइट। इसी तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें अल्फा 2, 0, राइट। ऐसे ही हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें अल्फा 3, 0, राइट। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें अल्फा 4, 0, राइट।
तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो कर्व है, fx का जो कर्व है, ये x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर काटता है, इसलिए इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 के 4 रूट्स हैं, हैज द 4 रूट्स, 4 रियल रूट्स। ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल हमारे बहुत काम की चीज है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट्स फाइंड करते समय ये थ्योरी बहुत हेल्प करेगी। हम कभी भी किसी भी इक्वेशन का यदि रियल रूट लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये रूट उस कर्व और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पॉइंट ही, इस पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू है वही वैल्यू उस इक्वेशन का रूट बनती है और यही चीज सॉल्यूशन बनती है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जिन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे आगे चल करके न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो उन प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज को हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन नामक जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर बहुत डिटेल में हम इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम केवल उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, अक्सर काम में आने वाली हैं। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हम देखें यहाँ पर, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस एल्फा। हम ये कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स जो एक्स माइनस एल्फा से डिविजिबल है तो फिर एल्फा जो है वो इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, वो इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट होगा। तो क्या इसका मीनिंग है, एक बार हम इसके मीनिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि हम डिवीजन एल्गोरिथम काम में लें तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन से दैट यदि एफ एक्स मैंने लिखा और इसे एक्स माइनस एल्फा से मैंने डिवाइड किया, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एल्फा और कोशिएंट हम मान लेते हैं कि क्यू एक्स है, और रिमाइंडर हम मान लेते हैं कि जो रिमाइंडर है वो मेरे पास आर है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम हम सब जानते हैं, एक्स माइनस एल्फा से डिवाइड किया गया है, क्यू एक्स कोशिएंट लिया गया है, एफ एक्स को डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर हमें मिल गया है। तो अब देखिए, इसकी हेल्प से यदि हम ये कहते हैं कि एफ एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स माइनस एल्फा, तो इसका मीनिंग होगा कि आर की वैल्यू 0 है। अगर आप आर की वैल्यू 0 लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 0, व्हाट हैपेंड देन, हम कहेंगे कि एफ एक्स का जो मान है वो एक्स माइनस एल्फा जी एक्स है, या हम कहें क्यू एक्स है। ओके, अब यदि आप इसे 0 करते हैं या आप वैसे भी इसे देखें तो आपको एफ एक्स का एक फैक्टर नजर आएगा, एक्स माइनस एल्फा। अगर एफ एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस एल्फा है तो जब आप एक्स माइनस 0 करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स अगर कंप्लीट एग्जैक्टली डिविजिबल है एक्स माइनस एल्फा से, तो अल्फा उस इक्वेशन का रूट जरूर बनेगा। राइट। देखिए, अब सेकंड प्रॉपर्टी पर हम बात कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि हम एफ एक्स की डिग्री एन मानते हैं, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो एन डिग्री की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के ओनली एंड ओनली एन रूट्स ही हमें मिल सकते हैं। ये रूट्स मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, ये रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। देखिए, यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के मोर देन एन रूट्स हमें मिल जाए, सोचिए व्हाट हैपेंड देन। यदि ऐसा हो जाए तो ये इक्वेशन इक्वेशन नहीं रहेगी, देन ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी आप सब जानते हैं, जो एन रूट्स से ज्यादा मानों से सेटिस्फाई होती है, उसके जितने रूट्स होने चाहिए उससे ज्यादा मानों से जो सेटिस्फाई होती है वो आइडेंटिटी कहलाती है। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लेते हैं कि मैंने ये लिखा कि x प्लस ए, या इसे हम कहें कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आप इसे ध्यान से चेक कीजिए, ये x की
2 से ज़्यादा मानों से सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसमें x की जो भी वैल्यू रखेंगे, इसमें LHS और RHS इक्वल आने लगेगा, तो इसके हमें 2 से ज़्यादा रूट्स मिलेंगे, जबकि इसकी मैक्सिमम जो पावर हमें नज़र आती है, वो 2 नज़र आती है। इसलिए ये इक्वेशन की जगह पर इक्वेशन नहीं कहेंगे हम इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी। तो कोई भी fx इज इक्वल टू 0 जो हमें दी गई है, वो इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, हम पता लगा सकते हैं। किस तरह से पता लगा सकते हैं? यदि उसके n रूट्स हैं, चाहे रूट्स रियल हों या कॉम्प्लेक्स हों, तो वो इक्वेशन है, और n से ज़्यादा रूट्स हैं तो फिर वो आइडेंटिटी है। n रूट्स हमें ज़रूर मिलेंगे, ये हो सकता है कि वो रूट्स इमेजिनरी हों, राइट? तो देखिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। अगर हम ये मान लें कि किसी इक्वेशन के x इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रूट्स हैं, nth डिग्री की इक्वेशन हमने मानी है fx इज इक्वल टू 0, तो फिर इसका जो fx है वो fx n फैक्टर्स में फैक्टराइज किया जा सकेगा। ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से बनी हुई है हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए जस्ट अभी अभी हमने ये कहा था कि अगर अल्फा रूट हो तो एक फैक्टर x माइनस अल्फा ज़रूर होता है। अगर अल्फा 1 रूट है तो एक फैक्टर x माइनस अल्फा 1 होगा। एक और फैक्टर, अगर दूसरा रूट अल्फा 2 हम लेते हैं तो हमें x माइनस अल्फा 2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप n रूट्स कंसीडर करते हैं तो आपको n के n फैक्टर्स मिल जाएंगे x माइनस अल्फा n, राइट? अब यहाँ क्या होगा कि इन सभी x को मल्टीप्लाई करने से x की पावर n का जो कोफिशिएंट हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा, लेकिन नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि इधर fx में जो x की मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट 1 हो। यदि वो 1 नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म और साथ में मिलेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो fx है वो फैक्टराइज किया जा सकता है। जितने भी रूट्स आपके पास हैं, n रूट्स आपके पास हैं, तो आप उसे n फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। सारे के सारे फैक्टर लीनियर फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करके लिखे जा सकते हैं। साथ में एक कांस्टेंट भी हमें लिखना होता है। तो कभी भी हमें fx को यदि फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा, रूट्स के रूप में लिखना होगा, तो हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, हम लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ना सीखा है तब से हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आपको जो मिलते हैं वो रियल हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर वो रियल नंबर हैं तो फिर यदि उसके इमेजिनरी रूट्स मिले तो फिर वो निश्चित रूप से कॉन्जुगेट पेयर्स के रूप में मिलेंगे। कहने का मतलब यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी सॉरी अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है तो उसका एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा जरूर होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हमें जरूर मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अगर किसी इक्वेशन के एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हम लेते हैं a0 a1 a2 के रूप में, वो यदि आयोटा की फॉर्मेट में है या वो कॉम्प्लेक्स के रूप में है, तो फिर ये प्रॉपर्टी काम करे जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर उन गुणांकों पर रूट्स निर्भर करने लगेंगे, और गुणांकों पर निर्भर करने लगेंगे तो वो आयोटा के रूप में हमें डायरेक्टली भी मिल सकते हैं बिना पेयर्स के। तो ध्यान रखिएगा, अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं तो रियल कोफिशिएंट्स होने पर आपको यहाँ कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट के रूप में मिलेंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा के रूप में। मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूँ, जबकि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे लेकिन वो कॉन्जुगेट के रूप में नहीं होंगे। इससे आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब रियल कोफिशिएंट्स होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए एक ऐसी इक्वेशन हम लिख लेते हैं जिसके कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट्स नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी। आप इसे केयरफुली देखें, आप इसे श्रीधराचार्य विधि से भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये डायरेक्ट भी आपको होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह से लिख लें, प्लस ये आयोटा स्क्वायर है, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख दें, तो आपको ये परफेक्ट होल स्क्वायर नजर आएगा। एक्स प्लस आयोटा का सॉरी एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हमें नजर आएगा। तो ये एक्स माइनस आयोटा का इसे होल स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसके दो रूट्स देखेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो आयोटा कोमा आयोटा मिलेंगे। ये रूट्स कॉन्जुगेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट था ये रियल
नहीं था। तो ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में तभी मिलेंगे जबकि कोफिशिएंट्स रियल हों। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगी। हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। और ये हमने प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस में एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी हुई है, उसी पर बेस्ड ये प्रॉपर्टी है। हम एक बार प्रॉपर्टी को रीड कर लेते हैं, फिर इसे ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है और इसे हमें कब और कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ जैसा स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहा है, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इस पर जरूर ध्यान देंगे। एफ एक्स इस तरह का होना चाहिए जो कंटिन्यूस है। चूंकि हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वो अक्सर कंटिन्यूस होती है। ट्रांजिडेंशियल अगर आपको इक्वेशन ट्रांजिडेंटल अगर आपको इक्वेशन मिली है तो आप एक बार चेक कर लें कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हम काम में लें। किसी एक इंटरवल को हमें दिया गया है जिस इंटरवल में हम इस एफ एक्स को कंटिन्यूस मानकर चल रहे हैं। इस इंटरवल में और क्या खास बात है हम आगे देखें। इसके अंदर जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट्स हैं इंटरवल के, जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, सिरा बिंदु जो हैं, उन पर फंक्शन की जो वैल्यू है हैव द डिफरेंट साइन। ये सबसे खास बात, एफ ए इस फंक्शन की ए पर जो वैल्यू है एफ ए और बी पर जो वैल्यू है इस इंटरवल के आखिरी पॉइंट पर जो वैल्यू है एफ बी, इनका साइन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव होना चाहिए, या उल्टा हो सकता है, एफ ए नेगेटिव हो तो एफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर ऐसे स्थिति में इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका कम से कम एक रूट हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करता है, एक रूट जरूर हमें मिलता है। क्या हम कहना चाह रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखिए मैं मान लूं कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं आपको ग्राफ बनाकर इस चीज को समझा दूं। देखिए मैं मान लूं कि ये मैंने एक इंटरवल लिया, यहां पर हम ए कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर हम बी कंसीडर कर लेते हैं। इंटरवल ए भी है, इसके अंदर कोई फंक्शन जो है वो हमें कंटिन्यूस दिया गया है, राइट। अगर कंटिन्यूस दिया गया है तो आप उसका जब ग्राफ बनाएंगे, राइट, तो वो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमसे बोला गया है कि एफ ए और एफ बी डिफरेंट साइन के हैं। फॉर और कन्वीनियंस हम ये मान लें कि एफ ए ग्रेटर देन 0 है और एफ बी जो है वो लेस देन 0 है, राइट। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ध्यान दें इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो खुद ही रूट बन जाएगी। अगर एफ ए बराबर 0 हो गया तो ए खुद ही रूट हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ लिखा है कि या तो एफ ए पॉजिटिव है या एफ ए नेगेटिव है। कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया है कि एफ ए ग्रेटर देन 0 है और एफ बी लेस देन 0 है। अब सोचिए ग्राफ की स्थिति क्या होगी। एफ ए पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस ए के ऊपर यहाँ कहीं एफ ए हम मान सकते हैं, इस जगह पर कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। ये एफ ए मैंने यहाँ लिख दिया, पॉजिटिव लिखा है, वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ लिखा है। यहां से अब हम बोल रहे हैं कि एफ बी नेगेटिव है, तो भाई बी पॉइंट पर जब आप कर्व को लेंगे तो वो तो फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो बी पॉइंट नेगेटिव है तो यहाँ पर हम एफ बी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये मैंने एफ बी कंसिडर कर लिया है, इस जगह पर कहीं पर एफ बी मुझे मिल जाएगा। अब कर्व को ब्रेक किए बिना मुझे इसे एफ ए से एफ बी तक पहुंचाना है। सोचिए ध्यान से, एफ ए से एफ बी तक पहुंचाना है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कुछ इस तरह से पॉसिबल है। कर्व को ब्रेक किए बिना हम इसे इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। सोचिए अब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके ही नीचे पहुंच सकता है। मतलब एफ ए का मान पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहा है तो बीच में इसे एक्स एक्सिस को कट करना ही होगा। और हम जानते हैं जहां एक्स एक्सिस कट होती है वहीं पर हमें रूट मिल जाता है। एक्स इज इक्वल टू एल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। थ्योरम यही बोलती है कि एफ ए और एफ बी अगर डिफरेंट साइन के हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में हमें एटलीस्ट वन रूट जरूर मिलेगा। अब यहाँ एटलीस्ट क्यों बोला गया, हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट क्यों बोला गया। एक से ज्यादा, क्योंकि एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। देखिए अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि एफ ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह से काट करके यहाँ पहुंच जाए, राइट। इस जगह पर मैंने
एफ बी मान लिया है और यहाँ पर मैंने एफ ए, इंटरवल ए बी इस जगह पर बी पर और इस जगह पर ए पर पहुंच गया। तो एक से ज्यादा पॉइंट पर हमें ये कर्व काटता हुआ नजर आएगा, मतलब एक से ज्यादा रूट हमें मिल सकते हैं ए और बी के बीच में, लेकिन मिलेंगे जरूर है, एटलीस्ट वन रूट जरूर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में भी आ गई है और इसे हम काम में भी लेंगे, और ये ऑलमोस्ट 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 बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मेथड्स में हमारी मदद करेगी, राइट। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टॉपिक हम बदल रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, देखिए। तो देखिए सॉल्यूशन तो हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। हम बात करें अगर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की, तो हमें ये समझना है कि सपोज करते हैं कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मेरे पास कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये कंसीडर कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन का करेक्ट रूट मान लिया है और वो मान लिया एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब देखिए लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है जबकि हम एनालिटिकली या जो हमारे जो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनके द्वारा, उन मेथड्स के द्वारा इसका यह वाला रूट फाइंड करने में असमर्थ होते हैं, हम ये रूट ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेते हैं या कोई और मेथड काम में लेते हैं, कई सारे एनालिटिकल मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन बताने के लिए। उन मेथड्स के द्वारा जब हम इस रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट, यही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमारी कोशिश होती है कि हम इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बेस्ट बनाएं। बेस्ट बनाने से हमारा क्या मतलब है, हम ये मान लें कि हमने x इज इक्वल टू बीटा रूट कैलकुलेट किया इज अप्रोक्सीमेट रूट calculated by न्यूमेरिकल मेथड्स, ऐसा हम कंसिडर कर लें। तो चूंकि ये अप्रोक्सीमेट है इसलिए इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर हमें मिलेगी, इसकी वैल्यू लगभग बराबर हमें मिलेगी अल्फा के। एग्जैक्टली बराबर नहीं मिलेगी क्योंकि तो अप्रोक्सीमेट है। अगर ये लगभग बराबर है तो फिर हम इनका डिफरेंस निकाल सकेंगे। ये डिफरेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम इस पर मोड लगा देंगे। ये जो डिफरेंस का मॉड्यूलस है इसे हम बोलेंगे कि ये एरर है। ये हमने ओरिजिनल रूट लिया है, ये हमने अप्रोक्सीमेट रूट कंसीडर किया है, जिसे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के द्वारा, न्यूमेरिकल मेथड्स के द्वारा इसे हमने फाइंड आउट किया है, राइट। अब देखिए कि हम कौन से मेथड को बेस्ट मेथड कहें। न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे, उनमें से किस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाए, अच्छा मेथड माना जाए, उस मेथड को बेस्ट माना जाना चाहिए जिसमें दो विशेषताएं हों। पहली विशेषता, वो इस एरर को मिनिमम करता हो, इस एरर को मिनिमम करता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बीटा है इस बीटा पर वो फास्ट अप्रोच करे, अर्थात हमें इस बीटा की वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट बताएं, जल्दी से अप्रोक्सीमेट वैल्यू बीटा हमें वो कैलकुलेट करके बता दे। अगर दो विशेषताएं उसमें ये पाई जाती हैं तो उस मेथड को हम बेस्ट मेथड कहेंगे। वो मेथड हमारे लिए अप्रोक्सीमेट रूट ज्ञात करने के लिए एक अच्छा मेथड माना जाएगा। तो अब कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, कौन किस किस तरह के मेथड्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में बने हुए हैं, उन मेथड्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।